अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, पासपोर्ट कैसे बनाएं, वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करें, ये दो टॉपिक हमारे हो चुके हैं। आज का टॉपिक इंतहाई ध्यान से तवज्जो के साथ में सुने। सबसे पहली चीज़, आप किसी भी मुल्क का जब सफ़र कर रहे हो तो एयरलाइन टिकट आप कैसे बुक करें और सफ़र कैसे करें, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। हर वो आदमी जो बाहर मुल्कों का सफ़र करता है, चाहे हज हो, उम्रा हो, किसी दीनी तकाज़े से हो, दुनियावी तकाज़े से हो, इंशाअल्लाह वो ध्यान तवज्जो से हमारी बातें सुनेगा तो फ़ायदा होगा। आज मैं आपको बताऊँगा एयरलाइन टिकट सस्ते से सस्ते आप कैसे बुक कर सकते हो। कभी भी किसी भी मुल्क का अगर आप सफ़र कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए जिस साइड में आप सफ़र कर रहे हो उस साइड की सबसे सस्ती एयरलाइन कौन सी है। जैसे अगर आप हज उम्रे का सफ़र कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लाई नास, सऊदी गवर्नमेंट की एक नई एयरलाइन उन्होंने शुरू की है, सस्ते से सस्ते की। फिर स्पाइस जेट है, इंडिगो है, ये हमारे इंडिया की कंपनियां हैं। और उसके अलावा आप वाया यूएई भी जा सकते हो, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप वाया यूएई सफ़र कर रहे हो तो उस हालत के अंदर, उस कंडीशन के अंदर कौन सी एयरलाइन है जिस एयरलाइन से आप आसानी के साथ में सफ़र कर सकते हो। तो वाया यूएई अगर आप सफ़र कर रहे हो, मक्का मदीने का भी और यूएई भी अगर आप जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यूएई के लिए अगर अबू धाबी जाते हैं तो इत्तेहाद एयरवेज़ है, और यूएई जाते हैं तो उसको भी स्पाइस जेट, इंडिगो वगैरह की जो फ़्लाइट्स है वो आसानी से मिलती है। अगर आप यूरोप जा रहे हैं तो हमेशा मैं ये बात बोलता हूँ कि यूरोप जाने के लिए सबसे सस्ता रास्ता यही है कि आप 8,000 रुपये, 7,500 रुपये में आपको इत्तेहाद एयरवेज़ की फ़्लाइट मिलती है मुंबई से अबू धाबी की, और अबू धाबी से विज़ एयरवेज़ की फ़्लाइट्स चलती है पूरे यूरोप के लिए, यूरोप के किसी भी मुल्क के लिए। तो यूरोप की लाइन में आप उससे बुक कर सकते हो। अगर आपको उससे सस्ती कोई और मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप वाया अबू धाबी जाते हैं ना तो वो आपके लिए आसान होगा। ऐसे ही अगर आपको चाइना जाना है, साउथ कोरिया जाना है और इधर एशियन मुल्कों में जाना है तो आपको वाया कुआलालंपुर, वाया हांगकांग या वाया बैंकॉक, ये 3 रास्तों से आपको अगर आप जाते हैं एयर एशिया की फ़्लाइट सबसे सस्ते से सस्ती मिलेंगी। उसके अलावा वीज़ एयरवेज़ है, उसके अलावा जो है दूसरी और भी बहुत सारी वेट जेट एयरवेज़ है, या ऐसी बहुत सारी एयरलाइंस है। तो आपका काम सस्ते में होगा। और अगर मान लो अगर आपको सस्ते वाली फ़्लाइट नहीं चाहिए तो आप अपने एतबार से बुकिंग कर सकते हैं। फ़्लाइट जो आपने बुक की है उसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि ये चीज़ का मैं तजुर्बा ख़ास तौर पे करते रहता हूँ और मैं इसका बहुत फ़ायदा उठाता हूँ। जैसे इंडिगो है, स्पाइस जेट है, इसमें टिकट जो होता है ना, अब जैसे मिसाल के तौर पे आपने स्पाइस जेट की दुबई के लिए फ़्लाइट बुक की है, उसका प्राइस है 8,000 रुपये। उसी के बाजू में 8,500 रुपये में वो फ्लैक्सी देते हैं, उसके बाजू में 9,000 वाली होती है, उसके अंदर और कुछ फैसिलिटीज़ देते हैं। तो 9,000 वाली अगर हमने नहीं भी ली है तो जो सस्ती हमको 8 में मिल रही है उसके भी दरमियान की जो 8.5 वाली है हमने वो बुक करना चाहिए। पहले हमने ये चेक कर लेना चाहिए इसमें डेट चेंज फ्री में किस टिकट के अंदर हमको मिल रही है। ये बात हमेशा याद रखो। कभी भी कोई भी तकाज़ा आ सकता है आपके सामने। मेरे साथ अक्सर होता है, मेरे हर टाइम पे कम से कम एक 4-5 फ़्लाइट के टिकट मैं बुक करके रखा हुआ होता हूँ, लेकिन वो सब ऐसे होते हैं जब उसकी डेट आती है, वो डेट आने से 2-3 दिन पहले आप उसकी नई डेट चेंज कर सकते हो। बाज़ औक़ात उसमें आपको रिफ़ंड मिल जाता है, बाज़ औक़ात 100-200 रुपये का फ़र्क पड़ गया तो वो आपको उसके अंदर ऐड कर लेना पड़ता है, लेकिन वो बड़ा फ़ायदेमंद वो चीज़ होती है। हमेशा याद रखना, सस्ते से खाली एकदम सस्ते से सस्ती के चक्कर में भी नहीं रहना कि सबसे सस्ती आप लेने चले जाओगे और ऐन वक्त पे कुछ तकाज़ा आ गया फिर आप डेट चेंज करने जाओगे तो आपकी डेट चेंज नहीं होगी। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, टिकट वगैरह आपने बुक कर लिए, वीज़ा तो आपको मिल ही गया था क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया। एयरपोर्ट पे जब आप जा रहे हो तो ये जो आजकल जो है ना, आपको बार बार मैसेज आते हैं, ईमेल आते हैं कि वेब चेक इन कीजिए, वेब चेक इन कीजिए, वेब चेक इन कीजिए।
ये कुछ फ़ायदे का नहीं रहता है वेब चेक इन। अगर आपने वेब चेक इन भी किए तो भी आपको फ़्लाइट में चढ़ने से पहले वो सारे सवालात, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ें बताना पड़ेगी जो आपको काउंटर के ऊपर बताना पड़ती है। और अगर वो मुतमईन नहीं हुए तो वहाँ से भी आपको रवानगी के आदाब वो दे सकते हैं। ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बोले मैंने वेब चेक इन कर लिया, क्योंकि मैंने देखा हूँ ऐसा बहुत सारे लोगों को साइड में रोक कर उन्होंने उनको फ़्लाइट में जो है फ़्लाइट के अंदर बोट करने से रोक दिए। मैंने तहक़ीक़ किया तो पता चला कि वो लोगों ने वेब चेक इन किए थे मगर उनके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। तो इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स किसे कहते हैं? अब जैसे आप किसी मुल्क का सफ़र कर रहे हो तो काउंटर वाले आपको पूछते हैं आपका रिटर्न टिकट बताओ, आप उस मुल्क में रहेंगे तो होटल की बुकिंग बताओ, आपका सफिशिएंट बैलेंस है। ये आजकल काउंटर वाले ही पूछते हैं, पहले ये सब चीज़ें इमिग्रेशन ऑफिसर पूछते थे, मगर कुछ मुल्कों में हमारे नाम ख़राब हो चुके हैं। जैसे मलेशिया वालों ने पिछले महीने में एक न्यूज़ पढ़ रहा था, 200 इंडियंस को एक ही दिन में उन्होंने डिपोर्ट किया, 200 इंडियंस को। और बाज़ाब्ता उन्होंने हमारे मिनिस्ट्री को ये लेटर लिखा कि आप अपने एयरपोर्ट्स के ऊपर ये ऑर्डर दीजिए कि जो लोग हमारे मुल्क में आ रहे हैं उनके पास पहले बैलेंस चेक करें, सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए, होटल बुकिंग होना चाहिए, प्रॉपर आपका उस मुल्क में जाने का मकसद होना चाहिए। आपका कोई मकसद ही नहीं है वहाँ जाने का, आपको ख़ुद को नहीं मालूम है, एजेंट आपको लेके जा रहा है, आप बोल रहे हैं फ़लाने साहब के इस पे मैं आया हुआ हूँ और मुझे नहीं मालूम है कहाँ लेकर जाएंगे, तो क्यों आपको उनके मुल्क में वो एंट्री करने देंगे 200 लोगों को? और सिर्फ वहाँ का मसला नहीं है, ये आए दिन आपको यूट्यूब पे आपको ऐसे हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगे जहाँ इंडियंस को अलग अलग मुल्कों के एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया जाता है इन्हीं रीज़न्स की वजह से। तो जब आप एयरपोर्ट जा रहे हो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स या तो मोबाइल में आपने सॉफ्ट कॉपी में या तो आपने उसका प्रिंट आउट लिया हुआ होना चाहिए और काउंटर के ऊपर आपने प्रॉपरली वो सारी चीज़ें दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। अब आपने काउंटर वगैरह पे सारी चीज़ें, क्योंकि कभी कोई दिक्कत नहीं आएंगी। मैं हमेशा देखते रहता हूँ और लोगों को, मैंने अभी जैसे कुछ दिनों पहले एक वीडियो में बताया था, मैं एक मुल्क से आ रहा था और एयर सुविधा मैंने रात में ही अपना एयर सुविधा उसके अंदर भर दिया था। वो टाइम पे कंपलसरी था, वो कोरोना का ज़माना था। अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई, लेकिन मेरी लाइन के अंदर कम से कम जो है 50 लोग आगे खड़े हुए थे, उसमें से एक आदमी ने भी एयर सुविधा भरा हुआ नहीं था। उसने सबको काउंटर से हटाना शुरू की, क्योंकि उसको भी गवर्नमेंट की तरफ से जो है ऑर्डर था कि जब तक एयर सुविधा नहीं भरा हुआ होता है किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देना है। अब लोग जो है वहाँ से अपने एजेंट को इंडिया में फ़ोन लगा रहे हैं, अरे यार यहाँ तो हमको बैठने नहीं दे रहे वो लोग प्लेन में, वो बोल रहे क्या भर के दो, कौन सा ऐप बताओ, ये करो। मैं गया, मैंने उनको बताया आराम से, तो वो परेशान हो गए लोग, अरे यार आपको कैसा क्या जाने दे रहे हैं। मैं बोला भाई मैंने ये काम रात में ही कर लिया हूँ, पहले से ही मैंने मेरी पूरी तैयारी कर लिया था। मैंने पहले ही तहक़ीक़ किया वापसी में क्या क्या लगेगा, RT-PCR लगेगा या नहीं लगेगा, एयर सुविधा लगेगा। RT-PCR तो मैं बोला बंद हो गया, लेकिन एयर सुविधा अभी भी चालू है, वो करना पड़ेगा आपको, ये आपने तहक़ीक़ करना था ना। तो प्रॉब्लम ये होता है ना, वो ऐसे ही किसी को नहीं रोकते हैं काउंटर के ऊपर, आपके पास सब कुछ है ना प्रॉपर, आपको आसानी के साथ में जाने देते हैं। अब दूसरी चीज़, आपके पास में जो बैगेज होते हैं, जो सामान होता है, जो बैगेज आप अंदर डाल रहे हो, तो अपने घर से, इंडिया से, यानी अपने घर से जब आप एयरपोर्ट जा रहे हो तो पहले से गिन लो और टिकट पे चेक कर लो। अगर आपके एयरलाइन में 20 किलो है तो वो 19 किलो होना चाहिए, अगर 30 किलो है तो वो 29 किलो होना चाहिए, 1 किलो कम लेकर जाओ। अगर आप ज़्यादा लेकर जाएंगे तो मेरे पास में बिस्किट के पैकेट थे, अभी मैं चाइना जा रहा था, मैं खाने पीने का सामान यहाँ से लेकर जाता हूँ, फिर उनको बड़े इससे समझाना पड़ा, वो सिर्फ़ 1 किलो बड़ा हुआ था। फिर मैंने वो खाने का सामान बताया, तब उन्होंने थोड़ा सा उसमें सहूलत दी है। तो प्रॉब्लम ये होता है। और दूसरी चीज़, जो सामान आप अंदर लेकर जा रहे हो, टिकट के ऊपर पहले पढ़ लो क्या ले जाना चाहिए, क्या नहीं ले जाना चाहिए। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में गुटखा बैन है, कई हमारे इंडिया के उम्रे को जाने वाले, हज को जाने वाले ऐसे हैं जिनको एयरपोर्ट से हकाल दिए उन्होंने एयरपोर्ट से हकाल दिए, एयरपोर्ट से।
एयरपोर्ट से रवानगी के आदाब दे दिए उन्होंने। अब ज़िंदगी भर ना वो हज कर सकते हैं ना उम्रा कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथों के निशान ले लिए, उनके आँखों के निशान ले लिए, जा नहीं सकते आप वहाँ पे। घुटपे पे बैन है, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में वो ड्रग्स की कैटेगरी के अंदर आता है। तो वो सामान मत लेकर जाओ जो किसी मुल्क में आप जा रहे हो उस मुल्क में बैन है। उसके अलावा जो आपका जो बैगेज है उसके अंदर सोने चांदी के ज़ेवरात रखना ये इल्लीगल है। पैसा उसके अंदर रखना ये इल्लीगल है, क्योंकि ऐसी आपको कई कारगुजारियाँ मिलेंगी जिसमें कई लोगों का सोना चांदी के ज़ेवरात रखे हुए थे या उन्होंने जो है पैसे रखे हुए थे और बाद में वो पैसों का कोई पता ही नहीं चला। रीज़न ये है, अगर आप एयरलाइन कंपनी से कम्युनिकेशन भी करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं भाई ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। पैसे क्यों रखे थे आपने उसके अंदर, मैं आपको पैसे ले जाने का भी तरीक़ा अभी बताऊंगा। बजाय उस बैग के अंदर पैसे रखने के उसका एकदम आसान तरीक़ा है, जो बैग आपके साथ में रहेगा ना, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक पैसे उसमें भी रख सकते हैं। सिक्योरिटी वाले कुछ नहीं बोलते आपको, इमिग्रेशन वाले कुछ नहीं बोलते हैं। जितनी ज़रूरत है आपको सफ़र की, अगर उतना कैश भी है आपके पास, कोई नहीं रोकता आपको। और अगर मान लो आपको ये डर है कि भाई ये बैग कहीं छूट गया, कहीं गुम गया या पैकेट में से गिर गए, आजकल बहुत सारे हर बैंक जो है ना वो आपको एक कार्ड देता है। अभी जैसे मेरे पास में खुद एक कार्ड है और ये मेरा कार्ड है, देखो ये इंटरनेशनल जो है ये करेंसी वाला कार्ड है। और मेरे पास अपने वैसे तो एटीएम क्रेडिट कार्ड रहते ही है। आप हैरत करोगे, मैं इतने मुल्कों की बात करता हूँ, साउथ कोरिया में 3 मरतबा गया। अगर आप मेरे से पूछोगे कि वहाँ की करेंसी कैसे होती है, नोट वहाँ का, मुझे नहीं मालूम है, मैंने नहीं देखा अभी तक। यूएई में इतनी मरतबा गया हूँ, मुझे ख़ुद नहीं मालूम है वहाँ के भी नोट कैसे होते हैं, तो मैंने कभी देखा ही नहीं ध्यान तवज्जो के साथ में। कतर में गया था, मैं चाय पी रहा था, मुझे ये नहीं मालूम था कि यहाँ का 1 रियाल है कि 100 रियाल है। तो होटल वाले ने मुझे बोला, अरे भाई बाद में दो, बोले आप कोई बात नहीं है, 1 ही रियाल हुआ चाय का। वैसे मेरे पास, मैं रखता भी इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अल्लाह हमारे मुशर्रफ भाई को जज़ाए खैर दे, और हमारे इसी तरह से मकबूल भाई है सारंग, ये सारे लोगों ने वहाँ 1 रुपया ख़र्च करने दिए नहीं कतर में। और ऐसे ही हमारे यूएई में जाता हूँ तो हमारे जो है तमीम भाई है, उनके अलावा हमारे समीउल्लाह भाई है, अब्दुल क़य्यूम भाई वग़ैरह, ये लोग ऐसे हैं बेचारे मुखलिस, ये वहाँ पैसे ख़र्च करने नहीं देते। साउथ कोरिया जाता हूँ तो वहाँ के मेरे जो शागिर्द स्टूडेंट्स वग़ैरह है वो कुछ खर्च करने नहीं देते, लेकिन फिर भी मैं एहतियातन अपने साथ में ऐसा कार्ड रखता हूँ। कैश मैं बिल्कुल नहीं लेकर जाता हूँ, कहीं पे भी नहीं लेकर जाता हूँ। मैं पूरा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करता हूँ। कहीं पे भी ज़रूरत पड़ी, आजकल हर बैंक, उसमें मैं आपको नाम लेकर बोलूँगा, डीसीबी बैंक के अंदर एक नियो ग्लोबल कार्ड मिलता है, नियो ग्लोबल कार्ड, उसमें कोई भी आपको चार्जेस नहीं लगते। आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी उसको इस्तेमाल करो। तो और ये मेरा अलग बैंक का है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि मैं किसी कार्ड का जो है प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे पास वो नियो ग्लोबल नहीं है, लेकिन वो अच्छा कार्ड होता है। मेरे पास मेरे अपने बैंक का है, जो सैलरी अकाउंट मेरा है, तो उसने मुझे दे दिया, तो मैं बोला चलो अपना काम इस कार्ड से हो रहा है तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास में जो है ना इस तरह का अगर आपने कार्ड ले लिए, अगर आपका एसबीआई में भी अकाउंट है, एसबीआई वाले भी देते हैं, अच्छा चलो छोड़ दो, ग्लोबल कार्ड की को छोड़ दो, आपका ख़ुद का जो एटीएम कार्ड है, बस इतना करो कि इंडिया से जाने से पहले उसका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन कर दो, उसमें एक लिमिट लगा दो 20,000 25,000, तो आपको वहाँ पे जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएंगी। मगर कैश अपने साथ कैरी मत करो, अपना जो लगेजेस बैगेज है ना उसके अंदर भी मत डालो, उसके अंदर रखेंगे आपको आगे चल के दिक्कत आएंगी। वो चोरी हो गया, और ये मैंने मेरी आंखों से देखा हूँ, बहुत सारे जो बैगेज है ना, बहुत सारे बैगेज उसको खोल के उसके अंदर की बहुत सी कीमती चीज़ें जो है लोग निकाल लेते हैं। कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये तो कानून है, वो टिकट के ऊपर ही लिखा हुआ होता है कि आप ज्वेलरी है, आप सोना है, चांदी है, जेवरात है, कैश है, डॉलर्स है, रियाल है, दिनार है, दिरहम है, वो आप बिल्कुल अपने लगेज में कैरी नहीं कर सकते। अब आप कर रहे हो वो अपने ओन रिस्क पर, वो चोरी हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते उसके बाद।
याद रखो, मैं ख़ास तौर पे बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को। अब आप बैगेज वगैरह आपने अंदर डाल दिए और आप निकल गए आप लोग सिक्योरिटी चेकअप की तरफ। सिक्योरिटी आपका चेक हो गया, इमिग्रेशन में आप जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आप जिस मुल्क में जा रहे हो, आपका एयरपोर्ट जहां आप उतरने वाले वो शहर कौन सा है, आप कितने दिनों के बाद वहां से कौन सी तारीख़ को वापस आने वाले हो, ये सब याद होना चाहिए आपको। आपका पासपोर्ट किस शहर में बना हुआ है, आप किस शहर में पैदा हुए हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर ज़्यादातर यही सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो, भाई मैं जिद्दा जा रहा हूँ। कब वापसी होंगी आपकी? अब आपका जो रिटर्न टिकट है वो तो आपने बताया हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए मैं 15 तारीख़ को वापस आने वाला हूँ। अच्छा ठीक है, कितने लोग हैं आप लोग? नहीं सर मैं अकेला हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। इस तरह से वो लोग सवाल पूछेंगे आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। अब आप अगर गड़बड़ा गए वहाँ पे, फिर 50 सवाल पूछेंगे वो आपको। उसने पूछा आपका प्लेस ऑफ बर्थ कौन सा गांव है, आपने कुछ और जवाब दे दिए तो फिर आपको साइड में ले लेंगे वो लोग, फिर आपकी तहकीक भी कर सकते हैं वो लोग। तो इस तरह से इमिग्रेशन ऑफिसर को आपने प्रॉपरली जवाब देना चाहिए। सब चीज़ें आपको जहन में होना चाहिए। आप किस मुल्क में जा रहे हैं, वहाँ से आपकी वापसी कब होंगी, और ज़्यादा लंबे लंबे भी नहीं बताने का उनको, बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते। सर मैं जिद्दा जाऊंगा, फिर वहाँ से मैं कतर चला जाऊंगा, फिर वहाँ से मैं दुबई चला जाऊंगा, फिर मैं वहाँ से अमेरिका चला जाऊंगा और मेरी 6 महीने के बाद में वापसी होने वाली है। तो वो भी ऐसा भी मत करो, जो है जितना है उतना ही बताओ आप उनको, तो वो आपकी बात को इत्मीनान बख्श, क्योंकि वो भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं। मैं आपको ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग आ जाते हैं पकड़ में, और फिर वो एक आदमी पकड़ में आया ना, तो मान लो उसके साथ 4-5 आदमी थे, वो 4-5 की लौती लग गई। फिर मराठी में उसको बोलते लौती लगना। वो 4-5 की लौती लग गई, फिर वहीं से रवानगी के आदाब, वापसी के आदाब। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इमिग्रेशन आपने क्रॉस कर लिए, अब आप प्रॉपर आपका जो गेट है आपको पता होना चाहिए। टिकट पे चेक करो आप अपने बोर्डिंग पास के ऊपर। बोर्डिंग पास और पासपोर्ट, ये दोनों चीज़ों की हिफाजत करना ज़रूरी है आपके लिए। ये भी याद रखो आप, बोर्डिंग पास और आपका पासपोर्ट, दोनों चीज़ों की हिफाजत ये ज़रूरी है आपके लिए। अब आपके पास में कोई क्रेडिट कार्ड है, आप लाउंज वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़ करो। आपको अगर मस्जिद में नमाज़ पढ़ना है, मुंबई एयरपोर्ट पे तो जगह जगह मस्जिद है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगता है। आराम से इत्मीनान से आप जमात खाने में नमाज़ भी पढ़ सकते, आराम भी कर सकते, रुक भी सकते हैं। इस तरीक़े से आपको सफ़र करना है। अपने गेट के पास आप टाइम से पहले पहुंच जाओ। नंबर याद हो आपको, 78 नंबर, 85 नंबर, कितने नंबर आपका गेट है, वहाँ जाके आप बैठ गए। जैसे ही उन्होंने पुकारे, लाइन के अंदर खड़े रह गए। वहाँ पे भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर बताओ आप प्लेन के अंदर गए तो कोई भी सीट पे भी मत बैठो। अक्सर हज उम्रे के सफ़र में होता है ऐसा, मेरे ख़ुद के साथ होया हुआ है। मैं पहली मरतबा जब हज के लिए जा रहा था, उस प्लेन के अंदर लोग ऐसी जगह पकड़ के बैठ रहे थे। एक ने यहाँ हाथ रखा, एक ने उधर हाथ रखा, ये मेरी जगह है, ये इधर का मेरी जोरू की जगह है, इधर मेरे साली की जगह है, दोनों की जगह है, और बीच में भाईजान बैठ गए हुए हैं। एक ने रुमाल रख दिया, अरे हमारे साधु साहब आ रहे, बोले ये यहाँ पे उनकी जगह है। तो वो एसटी महामंडल नहीं है गवर्नमेंट की, बल्कि जो आपके टिकट के ऊपर नंबर है ना, प्रॉपर उसी सीट पे जाके आपको बैठना है। वहीं जाके आप बैठो पूरे अदब से, कायदे से, एहतराम से। और वो जो एयर होस्टेस है, उसने आपको बोली बेल्ट लगाने के लिए, तो बेल्ट लगा दो। जब तक बेल्ट लगाने के लिए बोले, मतलब आप प्लेन में हैं तो उनके रूल्स रेगुलेशंस को अच्छी तरह से फॉलो करो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी, तकलीफ़ नहीं आएंगी। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कुछ वाक़यात हमारे इंडियन जो सफ़र करने वाले हैं उनके साथ में पेश आए हैं। कोई एयर होस्टेस से बदतमीज़ी कर रहा है, कोई झगड़े कर रहा है, कोई उनकी बात ही नहीं सुन रहा है। तो इस तरह से जो है ना, आप अपने मुल्क को, जब आप इंडिया से निकल गए तो अब आप
आप जो है ना, अब आप अपने पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हो। एक बात याद रखो, आप किसी भी देश में चले जाओ, अब वो आपको आपके धर्म के नाम से कोई नहीं पहचानता आपको। आप हिंदू है, आप मुसलमान हैं, आप कौन से समाज, जात, धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, अब आप सिर्फ़ एक इंडियन हो। अब अगर आप उस मुल्क का कायदा कानून तोड़ते हो तो वो सिर्फ़ यही बोलते हैं कि यू आर इंडियन पीपल लाइक दिस एंड लाइक दिस एंड लाइक दिस। और अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपकी तारीफ़ भी करते हैं, योर इंडियन पीपल इज़ वेरी गुड। तो इस तरह से अब आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो वहाँ जाकर। तो इसके लिए प्लेन में हो, जिस मुल्क में जा रहे हो वहाँ का एयरपोर्ट हो, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस हो, वो सारे चीज़ों को हम फॉलो करें। ठीक है, चलिए, अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है इसका मैं एक आधा पार्ट और चैनल पे अपलोड कर दूँगा। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप नीचे कमेंट कर देना। कोई और टॉपिक आपके जहन में आ रहा होगा तो इंशाल्लाह बना देंगे उस पर भी एक आध वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।